अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया। जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज
आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। बहराइच के अंदर नरेंद्र मोदी तो छत्तीसगढ़ के अंदर राहुल गांधी, दोनों ओर से आज सियासी बांट चले। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से जहां राहुल गांधी ने तमाम तरह की बातें रखी और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें खाद्य सुरक्षा बिल से लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से आम जनता और आदिवासी को ठगा गया, इसकी बात थी। और भ्रष्टाचार का वर्ल्ड चैंपियन भी बताया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। वहीं नरेंद्र मोदी ने बहराइच के अंदर अपनी बातों के अंदर इशारों के अंदर इंडियन मुजाहिदीन की बात कर डाली और यह भी कह दिया कि CBI और इंडियन मुजाहिदीन अब चुनाव लड़ने वाली है। और साथ ही मीडिया के ऊपर भी रोक लगाने की बात ही जो मनीष तिवारी ने कही थी उसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया। प्राइमेट में इसी पे हो गया चर्चा। अवध में मोदी की दहाड़, छत्तीसगढ़ में राहुल की ललकार। सबसे बड़ा सवाल, कौन है दमदार? राहुल और मोदी में कौन ज्यादा दमदार है? ये सवाल थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से उठ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह धुआंधार रैलियां हो रही हैं, उनको देखकर ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आने वाले चुनाव के नतीजे दोनों की ताकत का गवाह बनेंगे। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में मोदी और सोनिया गांधी एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ने जमकर एक दूसरे की बग्गियां उधेड़ी। लेकिन शुक्रवार को बहराइच में मोदी ने तीसरी बार विजय शंखनाद किया तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राहुल ने रमन सरकार को ललकारा। सिर्फ बहराइच में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल रहा है। और जो लोग सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जिनके लिए सत्ता एक मौज का साधन बन गया है, जिन्होंने सत्ता का उपयोग अपने सुख और ऐशाराम के लिए किया है, ऐसे सब लोगों को एक भारी संकट का एहसास हो गया। मोदी ने भाषण की शुरुआत अवध को नमन के साथ की, लेकिन जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, मोदी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। तो इतना विरोध हमारा क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए कि आने वाले चुनाव में उनके लिए पराजय निश्चित लिखा है। मित्रों, यही कारण नहीं है, लेकिन उनको पता है अगर अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो इस देश को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले हर किसी का ठिकाना कहां होगा, इसका उनको पता है। बहराइच में अपनी तीसरी बड़ी रैली के दौरान मोदी ने मौसम के बदलते मिजाज की तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। सूबे की जनता से सवाल किए कि कब तक इस सरकार को बर्दाश्त करोगे। मोदी के निशाने पर न सिर्फ कांग्रेस थी, बल्कि उन्होंने बीएसपी और एसपी को भी लपेट लिया। अगले चुनाव में ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी।
ये इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। अगले चुनाव में तो मुझे लगता है सीबीआई, इंडियन मुजाहिदीन, यही लोग चुनाव का मोर्चा संभालेंगे ताकि कांग्रेस को बचा सकें। अपने भाषण में मोदी ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी को अब जीत से कोई भी रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को शहजादा कहने पर एतराज जता चुकी है। बावजूद इसके मोदी ने बहराइच में एक बार फिर राहुल को शहजादा कहकर तंज किया। उनको चिंता, प्रधानमंत्री का भाषण लाइव टेलीकास्ट होता है, सामने मोदी का क्यों होता है उसकी चिंता नहीं है। उनको परेशानी इस बात की हुई कि 27 अक्टूबर को पटना में राजनाथ सिंह और मोदी भाषण दे रहे थे और दिल्ली में उनके शहजादे दे रहे थे, और मीडिया वालों ने गलती ये की कि शहजादे को दिखा तो रहे थे लेकिन सुनाने नहीं देते थे। बहराइच अवध का अहम हिस्सा है। अवध में लोकसभा की 16 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास महज 1 सीट है। ऐसे में बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अवध की 16 सीटें बेहद अहम हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी की रैली की बदौलत अवध में बीजेपी की सीटों में इजाफा होगा या फिर राहुल के सहारे कांग्रेस अपना दबदबा कायम करेगी। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले वक्त में दमदार की कमान आम आदमी के हाथ में होगी। वंदना त्यागी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ आपका करा दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनंत साहू जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शरद शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस की ओर से राजीव त्यागी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फजल इमाम मलिक साहब, आज सुना आपने, कल हम बात कर रहे थे किस तरह से सोनिया गांधी की तुलना की जा रही थी, आज राहुल गांधी भी बोले हैं और नरेंद्र मोदी भी बोले हैं। क्या आकलन आपका बैठता है? 2 नई चीजें आज है कि इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर बात की गई है, फोकस करते हुए कि अगला चुनाव अब आईएम और सीबीआई लड़ने वाली है। क्या ये रणनीति जो अपनाई जा रही है, बार बार इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेना, ये कितनी फलदायी साबित होगी बीजेपी के लिए? ये क्या मजबूरी हो गई है? सिद्धार्थ, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। दरअसल मुझे लग रहा है कि मोदी जी के जो आज का भाषण है, कल उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर, हालांकि नीतीश कुमार का मैं बहुत कटु आलोचक रहा हूँ, लेकिन कल उन्होंने जिस अहंकार की बात की थी, आज अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी के भाषण में वो अहंकार झलकता है, एक दम्भ। और जिस तरह से उन्होंने आईएम, इंडियन मुजाहिदीन और सीबीआई की बात करते, मुझे नहीं लगता है कि किसी लोकतंत्र के पर विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति और एक राज्य का मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि सत्ता का दंभ हो गया है, सत्ता को लोग इतने मदमस्त है कांग्रेस पे। सत्ता में तो वो भी हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और 15 साल से वहाँ शासन, तीसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली, तीसरी बार उन्होंने वो चुनाव जीते हैं, तो सत्ता का दंभ उनमें भी है। और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह इंडियन मुजाहिदीन और सीबीआई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर वो जिस तरह के हमने जब भी कहा कि मुद्दों से भटकाने की सारी कोशिश, मुद्दे आज जो हैं वो गरीबी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इस पे कहीं बात ही नहीं हो रही। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे? किस आधार पे कर रहे हैं? तो इसका मतलब कि गुजरात में आपकी जो पुलिस है वो चुनाव लड़ती रही है कांग्रेस के खिलाफ, आपके जो दूसरे, जिस तरह से अमित शाह वगैरह, या आपके शासन का, आपके मंत्रिमंडल में जो टेंटेड लोग हैं जिन पे 2 साल 3 साल की 2 साल की कैद हो गई, जो आज मंत्री बने बैठे, उन्होंने चुनाव लड़वाया। तो आप वही चीज यहाँ फोकस कर रहे हैं जो दूसरे आप अपने प्रदेश में कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी अब जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, उम्मीदवार है, उनको कम से कम गंभीरता से अपनी बातों को रखना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए या फिर सेंसेशन फैलाने वाले भाषण से बचकर उन्हें मुख्य मुद्दे पर आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो कमी दिख रही है। ठीक है आनंद जी। मलिक साहब, एक तो मुझे थोड़ा सा आपकी बातों से मतभेद है। निश्चित होगा। देखिए कांग्रेस को लगातार उनके भ्रष्टाचारों की बात उनको याद दिलाई गई है, लगातार उनको घेरा गया है, पार्लियामेंट से, सड़क से, राष्ट्रपति भवन से, तमाम मीडिया के माध्यम से। मोदी साहब ने हर बार उनको कहा कि जमीन के अंदर भी घोटाला हुआ है, जमीन में भी घोटाला हुआ है, हवा में भी घोटाला हुआ है।
हर जगह घोटाला ही घोटाला हुआ है। और इसके बाद ये कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक घोटाला चला गया। इंडियन मुजाहिदीन को लाना क्यों चाह रहे हैं? मैं 1 2 3 कर रहा हूं। क्या जरूरत है लाने की? देखिए, नंबर 1 घोटाले की बात। एक मिनट डेवलपमेंट कहाँ गया? एक मिनट गुजरात का डेवलपमेंट कहाँ है? एक मिनट मैं बता रहा हूं। पहले उन्होंने कहा, उसके बाद दोबारा उन्होंने ये भी बताया कि महंगाई की मार किस तरह से आम पब्लिक झेल रही है। दूसरी, रुपया का दाम किस तरह से गिरे जा रहा है, दुनिया के नजर में हमारी हैसियत किस तरह से घट रहा है, वो भी बताया। उसके बाद अभी जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग करने का जो सवाल बार बार उठाया गया है हर पार्टी के तरफ से, और देखिए मुलायम सिंह और मायावती को क्लीन चिट दिया गया, इस बात को पूरे देश की जनता जानती है। और उसके बाद जब यहां उनके ऊपर अटैक होता है, उनके रैलियों में धमाका होता है, 40-40 बम बरामद हो रहे हैं, अब 200 बमों की बात आ रही है, ये इंटेलिजेंस की बात है। क्या उसके ऊपर चुनाव जीतेंगे क्या? उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि इस सब इन चीजों को बढ़ावा, देखिए राहुल जी शहजाद क्यों बोलते हैं? अनंत जी एक चीज बताइए, ISI के लोग संपर्क, आप जब यूपी जाते हैं, आप सब बात से पूछते नहीं, एक मिनट सर, ये स्टैंड चेंज क्यों हो जाता है? बिहार के अंदर आप पिछड़े हो जाते हैं, यूपी में जाते हैं जब आप, तो आप वहां डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, पर आईएन की बात करने लगते हैं क्योंकि दंगे के लिए सेंसिटिव एरिया है। मुजफ्फरनगर पे आप खुल के कुछ नहीं बोलते, तो ये क्या क्यों ऐसा? मैं एक बता रहा हूँ, क्षेत्रीय भ्रष्टाचार की बात, देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक जो है, जो परिस्थिति बनाया है कांग्रेस ने, छोटे छोटे दलों को डरा करके, और आज भी देश को ये डरा करके और गुमराह करके लोगों को, जब हवा हो गया अभी कांग्रेस में कि मोदी जी आ रहे हैं अब डरो, इस प्रकार की भावना फैलाने से देश के लोग भ्रमित नहीं। ठीक है राजीव जी, ठीक है सर, आ रहा हूं राजीव जी। कारण से मोदी जी का ये कहना है कि अब और डराएंगे ये सीबीआई और इस प्रकार की घटनाओं से, वो अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ठीक है राजीव जी, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक आनंद जी को सुना जी। मैं चाहूंगा कि वो भी धैर्यपूर्वक सुने और बीच में न बोले। अगर हमसे हमारे सहयोगी दल डर रहे हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ, तो चुनाव की बेला है, तो अब तो हमें छोड़ करके उन्हें भाग जाना चाहिए था बीजेपी की तरफ, जैसे बीजेपी कह रही सरकार में हम लोग भगा रहे हैं। या तो बीजेपी के लोगों ने राजनीति छोड़ करके ज्योतिष का धंधा करना शुरू कर दिया है और वो देख रहे हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग आ रहा है। उस कुंडली में राजयोग है ही नहीं। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। पिछले इमाम अफजल साहब से अपना को संबद्ध करते हुए बिल्कुल और सहमत होते हुए इनकी बात से, इंडियन मुजाहिदीन का जो कंसेप्ट है, देश का गृह मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री, आम कांग्रेस जन, आम लोग बाग मानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम का एक मॉड्यूल हिंदुस्तान में है। लेकिन क्या आप हर एक मुसलमान को से संबद्ध कर देंगे? क्या आप हर एक मुसलमान की निष्ठाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे? क्या आप इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर के सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हैं? तो ये तो राहुल गांधी भी इंदौर में कह रहे थे। आप ये दिखाना चाहते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा था वो सांप्रदायिक नहीं होता है। उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर भी आऊंगा। जिसके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जब व्यक्ति दंगों में सिद्धार्थ जी, हिंदू या मुसलमान नहीं मरता है, इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। और ऐसी परिस्थिति क्रिएट ही क्यों हो? दंगे, मैं आज की बात नहीं कर रहा, दंगे सन 52 से लेकर के जितने भी दंगे हुए मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूं, सबकी दंगों की, और तीव्र निंदा कर रहा हूं। साथ साथ ये कह रहा हूं कि दंगे नहीं होने चाहिए, देश में कई दंगे नहीं होने चाहिए। हमारा देश बढ़ता हुआ देश है और बढ़ते हुए देश में हमको अमन चाहिए। ठीक है। रही बात भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं जी, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या पे हम लोगों को सभी को विचार करके केंद्र में आप हैं। हम केंद्र में हैं। और आज एक चीज आप मेरे से सहमत होंगे सिद्धार्थ जी, जब से राइट टू इंफॉर्मेशन आया, सूचना का अधिकार आया है, जो पर्दे के पीछे का भ्रष्टाचार था वो उजागर होने का कार्य हुआ है। और आम आदमी को अधिकार है कि किसी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जन सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करके वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें भ्रष्टाचार के मामले में, तो आज तिहाड़ जेल में 3 पूर्व चीफ मिनिस्टर जेल में है, आज एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जेल में है। और आज ये स्थिति है, जिस दिन से वो ऑर्डिनेंस फटा है और जिस दिन से ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, उससे मुझे लगता है
कि राजनीति में जो संक्रमण काल है उस संक्रमण काल से निकल के राजनीति अब पाक साफ होगी, क्योंकि राजनीतिक लोग बाग अब इस बात से डरेंगे कि हम लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करना है। चलिए ठीक है, केस लगते हैं। एक चीज और कहूंगा, लास्ट में कहूंगा, भ्रष्टाचार आर्थिक ही नहीं है, भ्रष्टाचार राजनीतिक और सामाजिक भी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार यह है कि हम वादे करें और भूल जाएं, हम आर्टिकल 370 की बात करें और भूल जाएं, हम राम मंदिर की बात करें और भूल जाएं, हम कॉमन सिविल की कोर्ट की बात करें और भूल जाएं। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार सब भ्रष्टाचारों से बड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जो वादे आपने किए और पूरे नहीं हुए, वो 90 दिन के अंदर महंगाई कम होगी, तमाम तरह की बातें जो थी, महंगाई क्या वो भ्रष्टाचार नहीं किया आपने? देखिए सिद्धार्थ जी, महंगाई की जो आपने बात उठाई है, सन 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त महंगाई बढ़नी शुरू हुई, और आज महंगाई चरम पे मैं मानता हूं। कहा तो था ना, हमने कहा था, लेकिन उसके रीजन दे रहा हूं मैं आपके पीछे। तो रीजन तो बीजेपी भी दे सकती है। 2010 के शुरू में बात अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि घोषणा करके उसको क्या करना भ्रष्टाचार है, तो आप भी दीजिए ना। रीजन सुनिए उसका। 2009 के आखिर में अरब स्प्रिंग हुई, और अरब स्प्रिंग का मतलब है कि पूरा अरब डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। 2010 के अगर आप आंकड़े देखें तेल के, पर बैरल तेल की जो कीमत थी वो $35 थी, और आज 2013 के अगर आप आंकड़े देखें अक्टूबर नवंबर के, तो 110 बैरल आती है। तो इसका मतलब कि तिगना चौगना दाम तेल का बड़ा है। और हमारे देश में दिक्कत यह है कि हमारे देश की इकोनॉमी तेल से गवर्न है, क्रूड से गवर्न है। उस क्रूड की वजह से, जब क्रूड पे इतने सारे दाम बढ़े, इतने दाम बढ़े, उसकी वजह से एक दिक्कत। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा, करेंगे इस पर भी बात करेंगे सर, बाकी है। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद मैं शरद जी के पास आऊंगा, उनसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 10 नवंबर को गोहाना, रैली में चलो सारा हरियाणा। 10 नवंबर को गोहाना, रैली में चलो सारा हरियाणा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के आह्वान पर सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना। 10 नवंबर 2013 रविवार के दिन गोहाना जिला सोनीपत में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा शक्ति रैली में शामिल होकर ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मनमोहन सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा हम शुरुआत करते हैं। शरद जी, आप किस तरह से आंक रहे हैं? जो दोनों नेता लगातार बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें, सोनिया गांधी जी भी कल कोंडागांव में थी, वहां पे उन्होंने भी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है, ये इन आकलनों से कौन ज्यादा पास पहुंचेगा जनता के? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक पत्रकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखें जी, तो इट्स अ केस ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है पॉलिटिकल कैंपेन का, वो मैनेजमेंट है जी, ठीक है। तो मोदी जी की पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कहीं मामलों में इनसे बेहतर साबित इसलिए हो रहा है कि वो रीजन की परख कर रहे हैं, और ये अवध का रीजन है जो स्पेशली काफी हद तक सेंसिटिव रहा है, क्योंकि आजमगढ़ और ये पूरा इलाका, अवध, बहराइच और तो मोदी जी ने यहाँ पे भाषण दिया तो उसमें इंडियन मुजाहिदीन और सीबीआई का नाम लिया।
तो एक आम जनता में एक ध्रुवीकरण की कोशिश है वोट्स की, ठीक है। आईएम का सरगना भी यहीं से पकड़ा हाँ जी, गया हाँ था। जी। हाँ। तो और दूसरी बात ये है कि अब ये मुझे लगता है कि मोदी जी को अब भ्रष्टाचार और ये महंगाई के मुद्दे पे बोलना चाहिए काफी, ताकि बाजी इनके पास अपने आप हाथ में आ जाए, रादर देन इन मुद्दों पर पिछड़ों के मुद्दों को काट खेलना और इस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश करनी। इसमें आज उन्होंने सपा और बसपा तीनों को ले लिया। तो कहीं ना कहीं इनका कैंपेन मैनेजमेंट तो बेटर है, लेकिन ये है कि अब इनको अब असली रिसर्चर एक अच्छा चाहिए जो रिसर्च भी कम से कम ठीक करके बताए। हाँ, रिसर्चर सही कि हाँ जानकारी भी दे, इतिहास की जानकारी भी दे साथ में ना। ठीक है, एक चीज एक मिनट। हाँ सर प्लीज। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आज छठ का पावन पर्व जिसको क्या आस्था और विश्वास का पर्व, मोदी जी को इस पे शुरू करना चाहिए था, क्योंकि वो जिस रीजन से आए हैं, मुझे जो लगता है, मेरी अपनी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश 120 सीटें हैं लोकसभा की, और अगर आप जनता की नब्ज तक पहुंचना, तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसपे आज बात करनी चाहिए। मलिक साहब उन्होंने बोला है, बाद में बोला, वो भाषण में नहीं बोला, वो उस तरह की बात नहीं बोलना, पीछे बोलना, अब ये देखिए तो उस पे बहुत गंभीरता। दूसरी चीज ये है ठीक है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार दरअसल आनंद भाई को दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार की बात आती है तो वहां दोनों की कमीज मैली है, वहां कांग्रेस या भाजपा दोनों के साथ दिक्कत यह है कि दोनों इस बात की ये जुगलबंदी में लगे होते हैं कि किसकी कमीज कम सफेद दागदार है। तो दिक्कत ये हो जा रही, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी इस वजह से भी भ्रष्टाचार या महंगाई की वजह दूसरे मुद्दों को ज्यादा, आप देखिए कि पटेल को अचानक पटेल याद आ जाते हैं, पिछड़ा याद आ जाता है, और बिहार जाते हैं तो फिर या फिर अंबेडकर याद आ जाते हैं, पिछड़ा दलित इस तरह की चीजें वो काट खेलने लगे। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा हटके उनको अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपना कुछ करना है। आप वो कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू और कश्मीर तक पूरा लहर है, उनकी लहर कहाँ है? आप 317 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाले नहीं है चुनाव। उत्तर पूर्व आपका नहीं है, पश्चिम बंगाल आपका नहीं है, उड़ीसा में आप तो साउथ आपका एक चीज और सारी चीजें, तो आप कहाँ? अनंत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में। राजीव जी ठीक है, राजीव जी आपने बात की विजन डॉक्यूमेंट की, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। राहुल गांधी जी का भाषण है, इसमें मुझे कहीं विजन डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा, इसमें कौन सा विजन कांग्रेस दे रही है, जरा आप ये बताइए आज जो बोला उन्होंने। देखिए, विगत सन 52 से कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जवाहरलाल जी से लेकर शास्त्री जी तक, शास्त्री जी से लेकर इंदिरा जी तक, इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी तक, राजीव जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक, नरसिम्हा राव जी के बाद अब मनमोहन सिंह जी, हर सरकार ने कुछ ना कुछ अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए देश की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा ये सुनिए देखिए सिद्धार्थ जी, विजन ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट था। हम बस 2 सरकारों की बात करूंगा सिर्फ। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट था कि हम कंप्यूटर लेकर आए। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट, राहुल गांधी का क्या ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन किया, राहुल गांधी जी का क्या विजन डॉक्यूमेंट है? कांग्रेस का जो विजन डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस का जो विजन डॉक्यूमेंट है, पिछले 10 साल में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तो आप लोगों को, आम आदमी को अधिकार देने, ये तो आप कह रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी विजन दे दें, पर आपकी विजन की बात आती है तो आप उसमें से पल्ला झाड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आम आदमी को अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिए। तो आप कह रहे हैं ना सर, मैं क्यों कह रहा हूं? विजन कहाँ है? सूचना का अधिकार किसने दिया? मनरेगा किसने दिया? ये तो छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह को किसने अवार्ड दिया पीडीएस के लिए? आप ही ने दिया। आदिवासियों को फॉरेस्ट बिल किसने दिया? आदिवासियों को फॉरेस्ट बिल किसने दिया? और इसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दी? आप भटक रहे राजीव जी, मैं आपको कह रहा हूं, नहीं आप, मैं कह रहा हूं कि विजन डॉक्यूमेंट की बात आप कह रहे हैं, तो कहां है विजन इसमें? इसमें ऐसा कौन सा विजन दिख रहा है जो आपकी सरकार अगर आएगी तो उसे आगे बढ़ाएगी? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो विजन डॉक्यूमेंट राहुल गांधी जी के भाषण में यह है कि हम लोग बाग आम आदमी को अधिकार देने की बात करते हैं, और आदमी को अधिकार देंगे, गरीब लोगों को अधिकार देंगे, गरीब की बात करते हैं। और आने वाला चुनाव जो है ना, देखिए चीजों में कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव 100% कॉर्पोरेट वर्सेस आम आदमी है। कॉर्पोरेट वर्सेस आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज कॉर्पोरेट खड़े हैं और कांग्रेस की तरफ साथ में आज आम आदमी खड़ा है। हम लोग आम आदमी की वकालत करते आए हैं, उनकी राजनीति आगे कह रहे हैं। सुन लीजिए अनंत जी। पहले तो राजीव जी, आप लोग लगभग 50 वर्ष जो है सत्ता में रहे, आपको किसने रोका है? ये सारा जो है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, प्रशिक्षण दिलाने के लिए, देश का विकास के लिए किसने रोका आपको? अटल जी आते हैं तो पूरा नेशनल हाईवे चमचमाने लग गया।
अटल जी आते हैं तो मेट्रो रेल का योजना बन गया, अटल जी आते हैं तो नदियों का जोड़ने का, जो आम जन जन जहां बाढ़ है, सूखा है, जहां गरीबी है, उसको दुनिया के नाम से ही उसको हटाने का नहीं विजन क्या विजन क्या दिख रहा है आपको पता है? राजीव जी आप 10 मिनट बोल रहे हैं, राजीव जी एक मिनट राजीव जी हमारी सारी नीतियां बदल क्यों नहीं दी गई? ये इसी पे बात होगी। शरद जी आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट, विजन किसका दिख रहा है, क्या विजन है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. नोकर 40 लोकांकडे काम केले था आपण. सुरुवात केली मी बिग बी पासून. मंडळी तुमच्यासाठी काय पण. तो चंदू आहे ना आपला नवीन नोकर, मस्त जेवण करतो. चंदू आल्यापासून घरात किती चैतन्य आलंय नाही. रोज टेकडीवरच्या देवळात जायचं, जाताना चालत जायचं. चालत हे काय आई चक्क साष्टांग नमस्कार वगैरे. आज तरी मिळाली का रिपोर्ट? आता भाई केल्यावर मिळणार नाही काय? भाई हा भाई कोण? भाई स्वयंपाकातला भाई. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। शरद जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। विजन डॉक्यूमेंट की बात लगातार की जा रही है, क्या लगता है आपको? हमने रिसर्चर की बात तो की कि बीजेपी को भी चाहिए, क्या कांग्रेस को भी चाहिए जो विजन डॉक्यूमेंट दिखाए? बोलने में ठीक है, सब लाया गया। अब जमीन अधिग्रहण बिल की हम बात कर लें, आरटीआई की बात कर लें, आगे आप क्या देने वाले? समस्याओं का हल क्या है? क्या यही समस्याओं का मैनिफेस्टो आएगा? मैनिफेस्टो आएगा सिद्धार्थ जी, मैनिफेस्टो से पहले तो नहीं बोल सकते। तो फिर आप बीजेपी के लिए मान लीजिए ना, आप क्यों उससे विजन डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? मैनिफेस्टो देखिए, आप बोले ना। हाँ, हमारे विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी के लिए भी ये बात मान लीजिए। हमारे विजन डॉक्यूमेंट इसलिए दिखते हैं, हमने करके दिया, अपना मैनिफेस्टो लागू करके दिया। हम लोग जो मैनिफेस्टो लाएंगे, मैं आज ही आपको बता देता हूं कि यूथ चैटिलाइजेशन हमारा बहुत बड़ा विषय होगा। लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश में लाई गई है, वो आपके लिए विजन डॉक्यूमेंट नहीं है? उसको आप कहते हैं कि वो तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया है। प्रदेश की भागीदारी योजना इनके लिए विजन डॉक्यूमेंट वही तो मैं कह रहा हूं सर, आपकी तुलनात्मक अध्ययन अलग हो सकता है एक दूसरे के लिए। शरद जी, सर एक मिनट, शरद जी से मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। शरद जी बताइए, विजन डॉक्यूमेंट किसमें दिख रहा है? बातचीत में तो हमें कहीं दिख नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, पर आप बताइए। देखिए, अभी तो इब्तिदा होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ। अभी तो शुरुआत है और कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, और पॉलिटिकल कैंपेन में अब ये जो अभी स्पीचेज हैं, ये एक तरह से जनमानस को की तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। और उसमें अभी विजन डॉक्यूमेंट किसी को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में इनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कि जनता समझे। जब आप इस तरफ आओगे, दिल्ली की तरफ आओगे या राजस्थान की तरफ बढ़ोगे, या जो एक कंपैरेटिवली पढ़ी लिखी जो वो क्लास है जहाँ पे, वहां पर अगर बढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें आप शो करनी पड़ेगी। और अब ये है कि इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट है, वो एक बेहतर काम कर सकता है। हाँ। उनसे उसके लिए मौका है। हाँ। क्योंकि अब तक तो मैं राहुल जी की स्पीच सुन रहा हूँ, तो राहुल जी की स्पीच में मुझे ये नजर आ रहा है कि राहुल जी के जो स्पीच राइटर्स हैं या जो उनका पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट जो देख रहा है, वो मुझे लगता है कि वो शायद बॉलीवुड से शायद चमत्कृत है या कुछ, आई मीन दे आर गेटिंग कैरिड अवे बाय व्हाटएवर। क्योंकि जो आईएसआई वाला स्टेटमेंट था, एक इतने बड़े राजनेता के लिए, मुझे राजीव जी इस बात पे जरा दृष्टि डालेंगे कि वो मतलब समझ में नहीं आया मेरे को आईएसआई वाला स्टेटमेंट कैसे आ गया वो।
ठीक है, और सिंपैथी एक भी नेता गेन ने- की जा रही है, हमारी हाँ। लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, ये उनकी गलती नहीं। मैं आऊंगा राजीव जी के पास। वरुण जी, आप कुछ कह रहे हैं, कितना विजन आपको दिख रहा है? हमारा विजन में आप देखिए, आपके पास तो है नहीं। जब सत्ता में थे तब और आज भी हमारा ये विजन है कि जैसे शिक्षा की जो पद्धति है, आज बच्चा जो है अपनी बचपन जो है गंवा देता है, खेल कूद सब छोड़ देता है, और उसके बाद जवानी में आता है, ग्रेजुएट होता है, एमबीए होता है, मास्टर हो जाता है, पीएचडी हो जाता है। उसके बाद जब वो अप्लाई करता है गवर्नमेंट जॉब में, तब उसको कहते हैं कि यू आर अनफिट फॉर क्लर्क जॉब, यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टाइजेशन, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आज हमारा विजन ये है पार्टी की तरफ से कि आने वाला समय में जैसे चाइना में मल्टी लेवल इनोवेटिव ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं लाखों की संख्या में, वो सारा चीज चीन ऐड का होगा। आंकड़ा भी गलत दिया था मोदी जी और ने। देखिए, हाँ। जैसे मोदी जी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज और उद्योग जगत को जो जरूरत है, कांग्रेस विजन दे रही है ना, कांग्रेस तो कह रही है कि जमीन अधिग्रहण। एक मिनट मुझे पहले बोलने दीजिए। उसको पूरा उन्होंने कहा कि जैसा जरूरत है उस आधार पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और उसके आधार पर पूरे हमारे युवा देश ही नहीं, तो ये दुनिया में जमीन जाएंगे। अधिग्रहण ये सब क्या है? दुनिया में RTI जाएंगे। ये सब क्या है? और दूसरा, जब अटल जी की सर, सत्ता में थे, एक सेकंड। मिनट में क्लोज कर रहा हूं, तो सत्ता में थे तो 2 करोड़ लोगों को, जो युवा लोगों को रोजगार देने का जो विजन था उसको पूरा किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, योजना आयोग और तमाम सर्वे जो है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों कह रहे हैं? ये राहुल गांधी जी फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? राहुल जी, RTI की बात राहुल जी क्यों हो रही है? एक नौसिखिए राजनेता हैं, उनको अभी प्रशिक्षण दिया जाता है। जयराम रमेश जी ने इसको प्रूव किया, कहा कि भाई अभी अगर फेल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आगे जा करके देखा जाएगा, वो तो बाप का माल है, इस प्रकार का उन्होंने पार्टी जो है उनकी विरासत में मिली, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है जी। बस सीधी सी सब देखिए, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी जो है, कांग्रेस की जो पूरी पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है, वो जो बोल देते हैं वो पूरी पार्टी चलती है। गांधी आप में भी है, मेनका गांधी। ये नहीं, वो हमारा जो है जी, जो संघर्ष करेगा वही निकल के आएगा। और उनके ही लड़के सांसद भी है, ये भी एक चाय बेचने वाला परिवार से, और वो आज प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार बना है, सिपाही गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हो। चलिए ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री किस परिवार से आते थे, जरा बताइएगा आप। राजीव जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर इतिहास तो मत जाइए प्लीज। फजल सर, फजल जी प्लीज। मेरे मित्र ने अभी इतिहास बहुत गहरा, शिक्षा की बात की, शिक्षा की बात की। और जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो बहुत जोर जोर से बोल करके दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते हैं। आंकड़े जो है सब चीज बता देती है। कांग्रेस ने RTE दिया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, वो प्राइमरी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने सर्व शिक्षा अभियान में 2441 प्राइमरी स्कूल, नए प्राइमरी स्कूल, 2453 अपर प्राइमरी स्कूल, 1,90,000 नए क्लासरूम, 2,69,000 नए शौचालय, और साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने साथ साथ मिड डे मील देने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी देखिए 10वां जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी उसमें करीब 3,000 अच्छी घोषणा है, नहीं कर रहे हैं। 3,000 घोषणाएं की जाती है, सिद्धार्थ जी, बहुत आप भी घोषणाओं की बात कर रहे हैं सर। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3,400, अच्छी बात है, 3,294 करोड़ का प्रावधान। राजीव जी आप आंकड़े लाए हैं, बहुत आंकड़ा बताता हूँ, योजना में 15 लाख इंजीनियर बेरोजगार हैं, 15 लाख। ये आंकड़ा मुझे राजीव जी बीच में मत बोलिए। राजीव जी और बस छोटी सी बात करूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं सर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 46,449 करोड़ का प्रावधान है बजट में शिक्षा के लिए। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बचाने के लिए, राजीव जी बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप से संकल्प है। और हम लोगों ने जिस तरह से 374 नए मॉडल कॉलेज दिए हैं, 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, 14 नए नेशनल यूनिवर्सिटीज दी हैं, तो उससे निश्चित रूप से IITs हमने बढ़ाने का काम किया। राजीव जी बहुत गहन और बहुत बड़े आंकड़े हैं। एक मिनट सर, क्या शिक्षा में सबका अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। आज गरीब के बच्चे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस अगर शिक्षा का अधिकार देती है तो बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूं सर। 6 साल की सरकार में इनका क्या 80 रुपए किलो टमाटर सर, 80 रुपए क्यों नहीं चेंज किया इन्होंने पूरा? राजीव जी 80 रुपए किलो टमाटर, हम लोग जो 140 रुपए किलो अदरक,
ये स्थिति आज की तारीख में हो गई है। प्याज अभी भी 70-80 के पास घूम रहा है और आप आंकड़े ऐसे गिना रहे हैं जो शायद किसी जनता को समझ में भी नहीं आए। दिक्कत ये है, ये बताइए ना सर कि आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 99 से 2004 का काल देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का आप, तो उस वक्त एक धारा हुआ करती थी। हमारे मित्र को पता नहीं है यार यार, राहुल और 6 महीने में 7 गुना ज्यादा सब्जियां महंगी हो गई। बताइए जो गृहिणी अभी देख रही होंगी वो क्या आपके आंकड़े समझ रहे होंगे? 3/7 को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। आप ये बताइए ना कि 80 रुपए किलो टमाटर अभी भी चल रहा है। आंकड़े जो बताए राजीव जी, इस पर जवाब दीजिए ना, अच्छे लगते ये तो पूरे देश के हाल है। जमीनी स्तर पर उन सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, वहाँ कितने शिक्षक है, शिक्षकों नहीं सर, शिक्षक के ऊपर एक अलग वो हो सकता है डिबेट। शिक्षकों के डिबेट एजुकेशन पे डिबेट नहीं कर रहे। गुजरात में ये है कि 7000 स्कूल बंद कराए गए मोदी जी द्वारा। आज गुजरात में एजुकेशन पे शिक्षक की तनख्वाह है गुजरात में। अच्छी बात है आपके पास आंकड़े हैं, पर हम एजुकेशन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बेबुनियादी बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, अरे सर विजन डॉक्यूमेंट आप झलकता है, बताइए सर। स्वास्थ्य में झलकता है। मैं बता रहा हूं, अभी एक नंबर 1 में अभी इन्होंने कहा कि बच्चों को फ्री में शिक्षा देना चाहिए। गुजरात में बोलिए 7,000 कॉलेज क्यों बंद किए? 7,000 आपने स्कूल बंद क्यों किए? राजीव जी आपने 3,500 देखिए सैलरी क्यों देते हैं शिक्षक को? आप बताइए ना गुजरात को, आप विजन डॉक्यूमेंट गुजरात को बताते हैं ना। गुजरात वाइब्रेंट थे तो बताइए गुजरात में क्या हो रहा है? आंकड़े मास्टर गुजरात में 7,000 स्कूल क्यों बताइए? आपका आंकड़ा एक और भी बताओ। बिल्कुल नहीं, गुजरात के बारे में बताइए आप मुझे। आप एक और 3,500 रुपए तनख्वाह क्यों देते हैं आप लोग आपके शिक्षक को? आप गुजरात गए नहीं है लगता है। मैं खूब गया हूं। आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां एक भी कचरा कहीं रोड में नहीं नजर आता। कचरा साफ नहीं है, कहीं जाम नहीं मिलता, शिक्षा देने का नहीं दे रहे, बेरोजगार सुसाइड नहीं करता, नहीं कर रहे आपके 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्जा आंकड़ों पे एक दिन हम डिबेट अलग करेंगे। बहुत अच्छी बात है राजीव जी। मोदी जी का अभी एक बहुत अहम बात देखिए, शिक्षा पे हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, स्वास्थ्य पे हमारा विजन डॉक्यूमेंट तो आप कॉपी कर लिए। टमाटर का प्याज टमाटर की तो कीमत कम नहीं कर पा रहे हैं देश में। कहाँ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? सिर्फ टमाटर का नहीं, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ तो गया। यही समझिए सर, इतनी बात तो हम भी ज्यादा बाजारीकरण हो गया। और आप कह रहे हैं एक मिनट, शरद जी को जल्दी इस प्रकार की अहम चीज दिल्ली जैसे शहर में आप साफ पानी पीने का मुहैया नहीं करा रहे हैं लोगों को। चलिए सर, वो बहुत सारी चीजें 15 साल से सत्ता बुनियादी चीज है, आंकड़े अच्छे हैं, आंकड़ा अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए आंकड़े बहुत हैं हमारे पास भी सिद्धार्थ जी। मैं जो मेरे मित्र राजीव जी आप जो है ना ये बोलने बड़ी दिक्कत बहुत है, बहुत झूठी पार्टी है, काल्पनिक बोला हुआ मान लीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जी आपने भी बोल लिया, अनंत जी बोले, शरद जी सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। शरद जी मुझे ये बात बताइए, आज एक बड़ा एक अहम, मैं थोड़ा यहाँ डिस्कशन को अलग जगह ले जाना चाह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने आज जिक्र किया ममता बनर्जी का। उन्होंने ये कहा कि जब केंद्र से कुछ मांगने की बात आती है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी पे ये कहा कि जब मांगने की कुछ बात आती है तो सिर्फ सीबीआई से बचने के लिए केंद्र सपा सरकार कुछ नहीं मांगती, पर बनिस्पत इसके दीदी यानी ममता बनर्जी जो है वो लड़कर के अपना हक मांगती है। ये क्या जताता है? कुछ लग रहा है दरवाजे खुल रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ये एक कोशिश है एक अपनी अलाइज बनाने के लिए। ये तयशुदा बात है कि ममता बनर्जी इस बार बंगाल में कम से कम लोकसभा सीटों में उम्मीद से कहीं अच्छा प्रदर्शन करेगी तृणमूल कांग्रेस। और थर्ड फ्रंट पे वो गई नहीं उनकी उसमें जो हुआ था। और ममता बनर्जी पहले भी कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकती क्योंकि छोड़ चुकी है। तो और बीजेपी के पास आपको लगता है कुछ कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ ही ये इशारा है? और ममता बनर्जी उन्होंने पहले भी बीजेपी ज्वाइन की है, मतलब बीजेपी को सपोर्ट किया था, एनडीए को सरकार को सपोर्ट किया गया। शरद जी बीजेपी के साथ मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी फिर जाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जरूर कर, कोशिश कई स्तर पर मैं एक चीज बोलूं सिद्धार्थ, एक मिनट कंप्लीट करने फिर से बात हो रही है बिहार में और भी कई जगह आप लोकदल से बात, एनडीए को सपोर्ट की बात। हाँ, एनडीए को सपोर्ट क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो वो सपोर्ट नहीं कर सकती है ममता बनर्जी। यादव जी मांगते नहीं है, जब मांगने की बारी मोदी जी ने कहा, ये मोदी जी ने कहा ना, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं इसमें भी। इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी
तब 82,000 करोड़ का पैकेज इन्होंने मांगा, विशेष पैकेज की मांग। विशेष पैकेज, उसको एज इट इज कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया था, 82,000 करोड़ का पैकेज। तो यहाँ भी गलत मोदी मोदी हमेशा अफवाह बनाते हैं, और मैं वो गलती मैं कर गया कि इनको मोदी बीएसपी कांग्रेस एक ही गोत्र के हैं, ये उन्होंने आज बयान में कहा है। जरा बताइए, क्यों भ्रमित कर रहे हैं सर? वो भूल रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आजादी का आंदोलन थी नहीं। ममता बनर्जी जाएंगी, आपको छोड़ के चली गई कौन? ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी चली गई, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी की बुला रहे हैं ना मोदी, लग रहा है ना आपको? बिल्कुल, देखिए वो ऐसा ना, वो बाजीगर है। बाजीगर का काम होता है कि डुगडी को बजाना, पब्लिक नाचती है और तमाशा देख के टिकट पे। और मैं कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, ये 5 रुपए में भाषण बेचते हैं, हम 3 रुपए में, 2 रुपए में, 1 रुपए में राशन देने का काम करते हैं। ममता बनर्जी अगर भाजपा के साथ जाएंगी तो फिर वो एक पे चली आएगी, एक सीट पे वो चली आएगी। जिस राशन की ये बात कर रहे हैं, उसका सबसे बढ़िया हमारे जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आवंटन किया, और अभी मैं दुरुस्त कर देता हूं पहले से यहाँ केंद्र में। राजीव जी, आपको पता है नहीं शायद, आंकड़े की बात करते हैं, पहले छत्तीसगढ़ ने पहले इंप्लीमेंट किया, उसको केंद्र सरकार ने कॉपी किया उसको। आप ये कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने वहां एक सुशासन दिया है, वहां डेवलपमेंट का काम किया है। आज पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज सारे के सारे वहां गुजरात में आना चाह रहे हैं। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, भूषण, सारे ये आंकड़े की आंकड़ा है। देखो मेरी बात समझिए ना, कि कॉर्पोरेट राजीव जी, आप सुन लीजिए, कल मेरी एक कोई कांग्रेस के मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट घराने हमारी पार्टी को बर्बाद कर देंगे, सारे पॉलिसी कॉर्पोरेट बना देते हैं, जो आम पब्लिक, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड। और ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य है, राहुल जी को अभी थोड़ा शांत रहना चाहिए था, या तो बोलना ही नहीं चाहिए था। वो बोल रहे हैं, ये गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं सर, हमको तो निकाल के फेंक देंगे। अच्छा, इनकी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, हमारी पार्टी में देखिए ऐसा है, ये राजीव जी भी मान लेंगे, अभी सोनिया जी और राहुल जी देख नहीं रहे चैनल, ये भी मान लेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, या मोदी जी भी नहीं देख रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतने सजग राजनेता हैं। आज भारत देश के जन जन, चाहे उत्तर भारत में मैं गया था जब माननीय अडवाणी जी की जन चेतना यात्रा में, तो वहां पर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की डर है सीबीआई का मोदी जी को। देखिए, निश्चित तौर पर हर बार सीबीआई कर्म ऐसे किए तो डर है। एक बार देखिए, एक चीज एक बताइए, कर्म जिसको जो करा है उसका फल तो यही ईश्वर देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का कर्म किए हैं, अच्छा कर्म, मैंने आज तक ऐसा कर्म करते हुए किसी नेता को नहीं देखा जिसने अपना, अभी सुन लीजिए, अपना परिवार नहीं है उनका, कोई ज्यादा ना बच्चा है ना कोई है, खुद पूरा देश को अपना बच्चा मानते हैं, पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं, ऐसी भावना फुल टाइम। आप देखिए 11 बजे रात को, 11 बजे रात को, और राजीव जी जल्दी से, अटल बिहारी वाजपेयी से भी बेहतर नेता है मोदी। देखिए, अटल जी तो दुनिया के सर्वोत्तम नेता मानते हैं, अच्छी बात है, हर कोई, आज भी आप भी मानते हैं, हम भी मानते कर रहे हैं जी। ये कहकर के कि इनकी किसी कांग्रेस के मित्र से बात हुई थी, ये सब बेकार की चीजें हैं। बेकार की नहीं है राजीव जी, चलिए ठीक है, वो उनकी मत करिए, अलग चीज है। जो इन्होंने आंकड़े दिए, एक उद्योगपति को बंगाल से निकाल करके इन्होंने गुजरात में जमीन देने का काम किया था, 1 रुपए मीटर, और उनको कर्ज अगर 100 रुपए चाहिए था तो 300 रुपए कर्ज देने का काम किया। आज उस गाड़ी पे, जो गाड़ी बाहर निकल के आती है, तो गुजराती को उस पे 16,000 रुपए देने पड़ते हैं, उस कर्जे का जो इंटरेस्ट है वो, और जमीन की जो कॉस्ट छोड़ेगी उस पे। तो मैंने गलत नहीं कहा, आज आम आदमी वर्सेस कॉर्पोरेट घराने हैं,
कॉर्पोरेट घरानों से लड़ाई है आज आम आदमी की, और आम आदमी की लड़ाई हम लोग बाग लड़ने का काम करेंगे, और हम लोग करते हैं। ये तो किसी कॉर्पोरेट के साथ है। एक चीज तो दिग्विजय सिंह ने आसाराम बापू को 1 रुपए एकड़ पे जमीन लीज पे जमीन दे दी थी इंदौर। दूसरी बात सबसे पहले मोदी जी ने शुरू की थी, उसमें भी उसमें मोदी जी के आप ये बताइए रिलायंस को लाने वाले कौन थे? तमाम सरकारें करती रही। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो इन्होंने चावल की बात की और चीजों की बात की, अगर आप थोड़ा इतिहास कांग्रेस पार्टी जल्दी सर बात, कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में वोट दे रही है तो क्या बुरा कर रही है? गरीब के पेट में अन्न नहीं जाना चाहिए? क्या गरीब को उसके बाद जो बोझ आएगा देश पे वो कौन उठाएगा? कौन? 1,77,000 करोड़ का। आप इसमें थोड़ा सा गलत है। पहले जो है ना, नहीं सर आ रहा है, बोझ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं उसको भी आंकड़ा बताता हूँ। पहले पीडीएस सिस्टम पे 1 लाख करोड़ का खर्चा आता था। देखिए पहले पीडीए सिस्टम पे 1 लाख करोड़ का खर्चा आता था, अब 1,24,000 करोड़ का करीब करीब खर्चा आएगा। तो 24,000 एक्स्ट्रा का जो प्रावधान है वो बजट में गवर्नमेंट ने पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल बम्पर क्रॉप हो रही है। सर एक बात बताइए, ये क्या काल्पनिक आंकड़े नहीं है? नहीं, काल्पनिक आंकड़े नहीं है। जैसे कैग अगर कहता है कि कोयले में इतने का नुकसान हुआ तो वो काल्पनिक आंकड़े हो जाते हैं आपके लिए। पर ये क्या आपके काल्पनिक आंकड़े नहीं है? आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने लोगों को राशन मिलने का काम पीडीएस से हो रहा है, लेकिन आज ये राइट हो गया, अधिकार हो गया कि 3 रुपए 2 रुपए एक मिनट राजीव की बात का थोड़ा सा वो कर दूं कि कॉर्पोरेट और जो उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की जी, अगर आप इतिहास पलटे तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर से हटाने के पीछे रीजन क्या था? इनको पता होगा, कांग्रेसी है, इनको पता है, सबको पता है कि वो बेसिकली क्या कि रिलायंस के ऊपर एक दबाव डाला गया था और उसको करने के लिए वीपी सिंह को हटाया गया वहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो सवाल है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से, तो कॉर्पोरेट का हावी जो ग्रुप हुआ तो बेसिकली क्या है कि जो पार्टी जहां तक सत्ता में रही है उसने वो पॉलिटिकल कल्चर दिया जी, तो उसके लिए कांग्रेस दोषी है और बीजेपी भी दोषी है, क्योंकि बीजेपी ने 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाया। तो कॉर्पोरेट और ये वर्सेस ये तो डिबेट ही बेकार है, मुझे लगता है कि आज इसका मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज गांव गांव में जहां 100 लोग भी रहते हैं, अगर कहीं पर दूर दुर्गम पहाड़ी हो चाहे जंगल में हो, हर जगह सड़कें बन गई। किसने दिया? नदियों को जोड़, एक मिनट, नदियों का जोड़ने का काम जो योजना बनाई थी, कहाँ है वो योजना? उसको आपने गड्ढे में डाल दिया और सिर्फ इसलिए नहीं किया अटल जी का नाम करते। दूसरी, अब आप एक चीज बताइए, जिस प्रकार का अटल जी ने NHI का जो कम्युनिकेशन बढ़ाया, पूरे रोड को जोड़ने का, पहले NHI को जानते नहीं थे लोग, बहुत सारी काम जो मैंने किया है। इसी प्रकार से मोदी जी के पास एक विजन है। विजन ये है कि आज पूरा दुनिया को किस प्रकार से दुनिया का रेवेन्यू को यहां लाना और देश की रेवेन्यू को इतना बढ़ा देना, जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़े। देखिए आज रुपये का दाम क्यों गिरा? देखिए कंस्ट्रक्टिव काम, देखिए जिस प्रकार से ये मुद्रा का दाम घटा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आज पेट्रोल और डीजल की दाम जो आप बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं, और सारा आप लगभग 66% जो है डीजल आधारित ट्रांसपोर्टेशन पे हमारा देश का जो है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हर चीज में आप महंगाई थोप दिए, किस पे? आम लोगों पे। अब इसके बाद ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो पूरा आपके राज्य में महंगाई कम क्यों नहीं हो पा रही? हमारे राज्य तो आपके है ना, वहां आप स्टेट आज भी मैंने एक दिन तो नहीं ऑनलाइन प्याज का दाम जब यहाँ 100 रुपया चल रहा था, तो 60 रुपया मध्य प्रदेश में प्याज चल रहा है। 100 रुपया सामने दोबारा मैंने फोन करके दोबारा गलत रिपोर्ट दिया, उसको मैंने कंफर्म किया, किलो प्याज बिक रहा है। आनंद साहब ने 2 चीज उठाई इसमें, एक तो सड़क की बात की इन्होंने, और दूसरी बात इन्होंने जो रखी है उसका भी जवाब देता हूं मैं। जो सड़क की बात कर रहे हैं जी, अगर संक्षेप में कीजिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आंकड़े नहीं दे रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर 100 किलोमीटर सड़क बनाई है 5 साल में, तो 5 साल में, सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूं, यूपीए के 5 साल की, तो हमने वो 300 किलोमीटर सड़कें पूरे देश में बनाने का काम किया है। आपके आंकड़े कहते हैं कि हम 1 किलोमीटर जवाब देना चाहता हूं, जवाब देने नहीं गलत, आप जवाब देंगे, गलत मेरे पास भी आंकड़े हैं राजीव जी। देखिए आप लैपटॉप मंगाइए, 1 किलोमीटर रोड नहीं बना पा रहे, इस पर रो रहे हैं, आप NHI के बना रहे हैं, 5 साल के करके 5 साल की पार्टी की दिक्कत ये है, भारतीय जनता जान चुकी है आपके लोगों का जो बहुत झूठी पार्टी, बहुत झगड़ालू पार्टी, दोनों चीजें हैं।
झगड़ा भी कराना चाहती है, सांप्रदायिक विद्वेष बनाना चाहती है और झूठ पे प्रपंच करके राज में आना चाहती है। चलिए, दो चीजें यहां पर हमने देखी हैं कुल मिलाकर। फजल जी, मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगा। दो चीजों की बात हो रही है। कल भी यही कमोबेश यही बात पे हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर जमीनी तौर पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कही जा रही हैं और वाकई पुख्ता तौर पर लागू होंगी। राहुल गांधी लगातार खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, वो ठीक है। नरेंद्र मोदी की अगर कमोबेश आज हम बात करें तो उन्होंने यही जो बात कही कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, पटना ब्लास्ट में निर्दोष लोग मारे गए, आतंकवाद है, वोट बैंक और तमाम तरह की मौसम बदल रहा है और तमाम तरह की बातें हैं। क्या आकलन निकाला जाए, इससे क्या समझा जाए? नहीं, वही सिद्धार्थ, जैसा मैंने कहा कि मुद्दे जो हैं, जो मुख्य मुद्दे, भले राजीव जी कहें कि हम आम आदमी की दवा किसके पास दिख रही है? दवा किसी के पास नहीं, सिर्फ लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी भी हत्या हो सकती है माँ और पिता के बाद। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मेरे हत्या की साजिश थी। तो मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जो कंसर्न है, जिस पे चिंता होनी चाहिए, महंगाई, आप कह रहे हैं राजीव जी की आम आदमी की पार्टी, आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? प्याज, आपने कहा कि प्याज महंगे हो रहे हैं, टमाटर महंगे हो रहे हैं, गैस महंगी हो रही, और पीने का पानी तक आम लोगों को मैसर नहीं। और आप आम आदमी की यहाँ कॉर्पोरेट वर्सेस बिजली की लूट अलग मची हुई है। कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट का खेल है। आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को बेच दिया। आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी की सरकार थी, नदियां बेच दी गई। उत्तराखंड में जब नारायण दत्त तिवारी और अभी बहुगुणा जी हैं, किस तरह से बेचे गए। निशंक जी ने भी वही खेल किया, निशंक जी ने भी बेच दिया। आप लोकायुक्त विधेयक पास कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर रही। तो आप इस तरह की चीजें ये हैं कि आम आदमी, नरेंद्र मोदी, आम आदमी आपके कंसर्न में नहीं। मोदी जी आज मोदी जी ने शुरुआत इससे की कि मैं जब आया सत्ता के अंदर तो हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, और बिजली नहीं थी तो मैंने उनसे कहा, मतलब उन्होंने लोगों से कहा, उनके अफसरों से कहा कि बिजली मुझे लानी पड़ेगी, बिजली का इंतजाम कैसे, और सुबह शाम बिजली नहीं होती है। पर वो ये भूल गए कि उन्हें सत्ता केशुभाई पटेल से ही मिली है। ठीक है साहू साहब, अपनी बात संक्षेप में रख दीजिए। सबसे बड़ी बात है, आज चाहे आप, चाहे मैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का काम, विकास का काम किया है, और स्वच्छता से उनका एक ही फंडा है, ओनली वन प्रिंसिपल। कोई अच्छी कार्य है, अच्छी कार्य है, वो रुके नहीं, और जो बुरा कार्य है वो कभी हो नहीं। वहां उनका ये कहना है कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है, ठीक है, कोई अच्छी सिद्धांतिक रूप से लेकर के आता है, वो कार्य अगर रोक दिया तो उस पर सवालिया निशान, और अगर बुरा कार्य कोई कर दिया तो उसको कर करें। इसीलिए वहां जो गति है कार्य करने की, जो गति है इतनी अच्छी है। नदियों, देखिए वहां पानी की समस्या थी, नदी को जोड़ दिया, इस प्रकार का काम करके वहां विकास का काम हुआ है। अभी नदी जोड़ी है, कौन सी नदी? उसी में जो कैनल निकाला है ना, नहीं, नदी कौन सी जोड़ी? नर्मदा का ही। नहीं, नदी बताइए, नर्मदा से क्या जोड़ जाएगी? नर्मदा एक ही नदी है ना, दूसरी नदी को जोड़ा है। दूसरी नदी कौन सी जोड़ी? दूसरी कौन सी नदी से? दूसरी नदी का नाम बताइए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप बोले मत, कोई नदी नहीं जुड़ी, कोई नदी नहीं जुड़ी। देख लीजिए, आपके पास आंकड़े कुछ है, क्योंकि आपको बताने का कुछ है नहीं कायदे में। मोदी जी ने साफ तौर पर ये कार्य किया है। बहुत छोटी पार्टी, वो वैसे तो नहीं कह रहा हूँ। आप है मोदी जी से, आप घबराए हुए हैं, मोदी जी के नाम पे लोगों को डरा रहे हैं। ठीक है, बस सर संक्षेप में डरने वाले नहीं मोदी जी। जनता के उसके दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि शायद अब टाइम आ चुका है कि मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, जो बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो बहुत ही क्रूशियल मुद्दे जो है हमारे पास महंगाई के, जिससे हर कोई हिट कर रहा है, राजीव जी हिट कर रहा है, सबको हिट कर रहा है। वो 80 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो प्याज, ठीक है, उस पर बहस होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब वो भावनात्मक आधार पे वो मेरे ख्याल से समय चला गया कि आप इस तरह से बहुत देर तक हाथ जोड़ चुकी जमाखोरों के कि मैं हाथ जोड़ चुकी हूँ कि वापस। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप सरकार में। चलिए सर जल्दी से बात। मेरी लास्ट टिप्पणी ये है, मैं खत्म करूंगा अपनी बात, उनके बाद फिर आप शेयर मारिएगा। मेरी लास्ट टिप्पणी ये है, जय श्री राम 1 किलो में 900 ग्राम, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा नारा है, नंबर 1। नंबर 2, जो मोदी जी के बारे में बोलते हैं, ये मोदी जी को ना तो तथ्यों की जानकारी है, ना इतिहास की जानकारी, ना देश की जानकारी है। अगर जानकारी होती तो उनके सारे भाषणों में झूठ पकड़े न जाते, जैसे कि वो आंकड़े देते हैं, सारे आंकड़े पकड़े जाते। नंबर 2, समाधान जो मैंने बताया, निश्चित रूप से महंगाई के बारे में, महंगाई मामले में समाधान होने चाहिए, और वो समाधान ये हो सकते हैं कि आर्टिकल जो 3/7 धारा है, उसको दोबारा से रिवोक करा जाए। बिचौलियों से बच, देखिए दिक्कत ये है, सरकारों की दिक्कत ये है कि ना तो किसान को जो दाम मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है, बिचौलिए जिस तरह से हावी हैं, और बिचौलिए जिस तरह से हावी हैं, बिचौलिए को रोकने खत्म कर दिया ना हमने, खत्म कर दिया ना।
लाई थे खत्म हमने किया, राजीव जी वायदा कारोबार लेकिन बीजेपी लाई खत्म हमने किया। क्या खत्म हुआ? बस एक शेर से खत्म करता हूँ कि भूख का शोर जो नहीं सुनते, कुछ ऐसे भी काम है यारो, और अपनी दिल्ली में गूंगे बहरों का एक ऐसा मकान है यारो। मैं एक शेर और पढ़ता हूं इस पे राहुल गांधी जी की तरफ से, मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, कभी एक रात आसमां का निजाम वो दे दे मेरे हाथ में। चलिए ठीक है। और अनंत जी आप भी कुछ बोल ही दीजिए। मैं ये कहता हूं कि भारत की जनता आज लोकतंत्र में इतना जो शोषण हो रहा है उनके साथ, उससे निजात पाने के लिए मोदी जी को आगे लाना ही पड़ेगा। यही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं। ठीक है चलिए। तो और प्रजातंत्र में जब डर की बात होने लगे, ये कहते हैं मोदी जी डर गए। देखिए प्रजातंत्र में डर का कोई स्थान नहीं है, राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में संवाद होता है, शिष्टाचार होता है और सिद्धांत होते हैं। चलिए ठीक है। तीनों चीज पार्टी में नहीं है। पर कुल मिला के बात यह भी है कि अहंकार ना आए, क्योंकि तुझसे पहले एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उससे भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार हमने ये बात की कि किस तरह से दोनों राजनेताओं के जो भाषण अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, पर वक्त ही तय करेगा कि वोट में कितना तब्दील हो पाते हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि वोट बैंक बन पाते हैं कि नहीं अपनी अपनी पार्टियों के लिए। अब देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।